नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने का रास्ता तैयार हुआ था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है। ट्रस्ट यानी भरोसा। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले पहुंच गए। ट्रस्ट के कुछ सदस्य और मोदी जी के पार्टी के कुछ नेताओं ने आस्थावान भारतीयों के भरोसे को क्षत विक्षत कर दिया है। अमानत में खयानत का मामला है। देश भर की जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से मंदिर के लिए चंदा दिया था। अब अयोध्या में बैठे ट्रस्ट के कुछ सदस्य और भाजपा के नेता उस पैसे की बंदर बांट में लगे हुए हैं। इस घटना से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स न्यूज लॉन्ड्री ने की है। अभी कुछ और रिपोर्ट्स का आना बाकी है। मैं यहाँ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई 2 जमीनों का मामला तफसील से आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझें कि किस तरह से मंदिर के चंदे के पैसे से कुछ लोग कुटुंब कल्याण योजना चला रहे हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। पहली जमीन अयोध्या के बाग बिजैसी में 18 मार्च को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से चंपत राय के नाम पर खरीदी गई। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, लेकिन इसी जमीन को 2 मिनट पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए में हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदा था। इन दोनों सौदों में 2 कॉमन लोग गवाह बने। एक अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और दूसरे राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य अनिल मिश्रा। यानी ट्रस्ट का एक सदस्य अपनी जानकारी में 2 करोड़ की जमीन बिकवाता है, फिर उसी जमीन को अपने ही ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में खरीदवाता है। जब यह बात सामने आई तब चंपत राय, बीजेपी और इसके तमाम समर्थकों ने सफाई दी कि दरअसल इस जमीन का एग्रीमेंट 2011 में ही 2 करोड़ रुपए में हो चुका था। फिर 2019 में इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया था, लेकिन फाइनल खरीद के वक्त जमीन का बाजार मूल्य बढ़ चुका था, लिहाजा उसी आधार पर भुगतान हुआ। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। अब रुपए पैसे की चिंदी चोरी में चंपत राय ने बेशर्मी से गांधी जी को घसीट लिया, आसमान पर थूकने की कोशिश। दरअसल चंपत राय एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। आप भी जान लीजिए कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं। अगर एग्रीमेंट की बात को ही सच माना जाए तो यह एग्रीमेंट 2.3 हेक्टेयर की जमीन के लिए हुआ था, लेकिन जो जमीन चंपत राय ने खरीदी वह इस जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा था। उसका क्षेत्रफल है 1.2 हेक्टेयर। यानी 2 करोड़ रुपए में जिस 2.3 हेक्टेयर जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, उसका सिर्फ 1.2 हेक्टेयर हिस्सा ही 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदा। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जमीन के बाकी हिस्से का क्या हुआ। दरअसल ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ वाली जमीन खरीदने से ठीक 12 मिनट पहले एक और जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीदी थी। वह इसी जमीन का दूसरा हिस्सा है, जिसका आकार है 1.03 हेक्टेयर। यह जमीन चंपत राय ने सीधे हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदा। इस जमीन का तीसरा छोटा सा हिस्सा हरीश पाठक ने अपने ड्राइवर को दान में दे दिया। यानी जिस जमीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में था, उसे 3 हिस्सों में बांटकर 26.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदा। इसका कोई जवाब चंपत राय नहीं देते। अब सवाल उठता है कि ये हरीश पाठक कौन है, जिसने एक ही जमीन का एक हिस्सा पहले 2 बिचौलियों की मार्फत राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचा, फिर उसका दूसरा हिस्सा सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचा। अयोध्या पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश पाठक एक चिटफंड कंपनी चलाता था। उसके सारे पैसे हड़पने के आरोप में वह फिलहाल भगोड़ा घोषित है। उसकी संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ऐसे शख्स से चंपत राय, अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय ने राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी। दूसरी जमीन ट्रस्ट ने कोट रामचंद्र इलाके में खरीदी। यह जमीन राम जन्मभूमि के पास ही है। फरवरी महीने में यह जमीन दीप नारायण उपाध्याय नाम के एक शख्स ने महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदी। इसके बाद मई महीने में दीप नारायण ने यह जमीन 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी। एक बार फिर से चंपत राय ट्रस्ट के खजाने का मुंह खोल के खड़े थे। एक बार फिर से इस सौदे के गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। 3 महीने के भीतर दीप नारायण ने 12.5 गुना मुनाफा कमा लिया। उस समय में जब देश कोरोना से पस्त है, अर्थव्यवस्था मंदी से त्रस्त है,
जमीनों के दाम औंधे मुंह गिरे हुए हैं। यहां पर दो नाम आपके सामने आए, एक दीप नारायण उपाध्याय और दूसरा रवि मोहन तिवारी। इन दोनों को भी आप जान लीजिए। दीप नारायण उपाध्याय अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा है और रवि तिवारी ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, चंदे के पैसे से कुटुंब कल्याण योजना चलाई जा रही है। ट्रस्ट के एक सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गहरे संदेह खड़े हो गए हैं। जो आदमी किसी तीसरे शख्स को 20 लाख में जमीन बिकवा रहा है, वह उस जमीन को सीधे ट्रस्ट को भी बिकवा सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उसने पहले वही जमीन 20 लाख में किसी तीसरे को बिकवाई और फिर उसे अपने ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में खरीदवाया? अनिल मिश्रा ने यही काम बाग बिजैसी वाली जमीन खरीद में भी किया। सवाल उठता है कि अनिल मिश्रा की निष्ठा राम मंदिर ट्रस्ट के प्रति क्यों नहीं है? क्या ट्रस्ट के पैसे की ट्रस्ट के कुछ लोग बंदरबाट कर रहे हैं? यह ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर के लिए स्वतंत्र जांच होना बहुत जरूरी है। साथ ही पैसे के पारदर्शी इस्तेमाल के लिए इसकी एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र भी होना चाहिए। न्यूज़ लॉन्ड्री के 2 रिपोर्टर इस भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनके साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के एडिटर्स भी दस्तावेजों में सिर खपा रहे हैं, तब जाकर ये खबरें आपके सामने आती हैं। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी। हाल ही में अयोध्या से हमने एक रिपोर्ट की है जिसका हिंदी में हेडलाइन है, अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीद ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची। ये है आपकी ताकत, वरना सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। आप दिन रात सिर्फ मीडिया को कोसते रहें और अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे तो सूरत जस की तस बनी रहेगी। टीवी चैनल और एंकराएं फर्जी नूरा कुश्तियों का आयोजन करेंगे, आपका मनोरंजन तो करेंगे क्योंकि उनको सरकार से विज्ञापन का पैसा मिल रहा है। लेकिन मीडिया का जो काम है आपको जागरूक करना, वास्तविकता से आपको रूबरू करवाना, वह काम कभी नहीं हो पाएगा। हम न्यूज़ लॉन्ड्री में कोई विज्ञापन नहीं लेते, हमें अपने सब्सक्राइबर्स पर भरोसा है। आप भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। जिस बेशर्मी से अयोध्या कांड चल रहा है, कायदे से उस पर चैनलों को लंका कांड चला देना चाहिए था, लेकिन सरकार के पैरों में लौट रहा मीडिया और दिमाग ताखे पर रख चुके एंकराओं ने सुंदरकांड का आयोजन किया। इतने साफ सबूत होते हुए भी इस घटना के बाकी पहलुओं को खंगालने की कोशिश नहीं की गई। क्या राम मंदिर को लटकाने अटकाने वाले ही लोग हैं जो अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं? ये आरोप है बीजेपी का। कश्यप जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। अगर आप इस भक्त चरण दास एंकर की मूर्खता को देख लेंगे तो त्राही त्राही कर उठेंगे। आपने कितना चंदा दिया था ट्रस्ट में? नहीं, देखिए नहीं क्या नहीं बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया? समाजवादी पार्टी ने आपने? हाँ, मैं हूँ राम का प्रवक्ता। चलिए मैं हूँ प्रभु श्री राम का प्रवक्ता। राम विरोधी कब तक रचेंगे मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश? पूछता हूँ मैं और पूछता है भारत। क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है तीर्थ ट्रस्ट को? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनाने में कोई योगदान दिया गया है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने। आपने चंदा दिया है? हमारा समाजवादी पार्टी के किसके बेटा ने चंदा दिया है? बताइए। इस तर्क के हिसाब से अगर किसी नागरिक को सरकार के किसी फैसले से शिकायत है या कोई सरकार का आलोचक है तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने मोदी जी, मनमोहन सिंह, भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया था या नहीं। अगर वोट नहीं दिया था तो सरकार से सवाल करने का हक नहीं है। चंदे का पैसा है, ट्रस्ट इसीलिए बनाया जाता है कि सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। पारदर्शिता का जिक्र आया है तो आपको बताते चलें कि स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2020 में भारतीयों ने स्विस बैंकों में पैसा जमा करने का 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गजब की पारदर्शिता है। मोदी जी मनमोहन काल के सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहे थे, अब स्विस बैंकों में जमा काले धन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। स्विस नेशनल बैंक के मुताबिक भारतीयों ने 2020 में 20,700 करोड़ रुपए उनके यहाँ जमा किए। इतने पैसे में तो मोदी जी एक और सेंट्रल विस्टा बनवा देते। भारतीयों का यह उछाल 300% है। 2019 में स्विस बैंकों में सिर्फ 6,625 करोड़ रुपए जमा हुए थे। लेकिन चरण चंपन का फिलहाल कोई इलाज भारत भूमि पर नहीं खोजा जा सका है। लिहाजा इससे पीड़ित एंकराओं ने स्विस बैंकों में आई इस अनपेक्षित जमाखोरी से बचाव के उपाय खोज लिए हैं।
मसलन अगर यह सवाल खड़ा कर दिया जाए कि क्या स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला ही है, वह सफेद भी तो हो सकता है। त्रिपाठी जी ने बिल्कुल यही सवाल खड़ा कर दिया। गौरव वल्लभ जी, ये काला धन है स्विस बैंकों में, ये बात किसने कही? इसका जवाब अभी भी देश इंतजार कर रहा है इसका। इस तरह से काले धन की कारी बदरी छट गई और स्विस बैंकों का सारा धन बरस बरस कर सफेद हो गया। और खुदा न करे अगर यह तरीका कारगर न हो तो त्रिपाठी जी के पास प्लान बी भी है। आमतौर पर यह प्लान भाजपा के प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ऐसा समय है जहां एंकराएं प्रवक्ता बन जाएं तो आपको चौंकना कतई नहीं है। प्रधानमंत्री रहते हुए तो मनमोहन सिंह की ओर से भी कहा गया था ना कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। एक बहुत बड़ा बयान था ये, पैसों की कमी को लेकर जब पेट्रोल डीजल के दाम और बाकी महंगाई बढ़ रही थी। तो इस बात को तो आपको भी समझना होगा ना कि मौजूदा परिस्थिति कैसी है। बहन जी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने जो किया था उसकी सजा देश उन्हें दे चुका है। 2014 से अब तक देश में 2 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। मोदी जी 7 साल से सरकार में हैं, लेकिन आपका टेप बार बार अटक कर कांग्रेस से जवाब मांगने लगता है। वाह रे संतुलनवाद। त्रिपाठी जी, काले धन के मामले में मनमोहन सिंह ने जो किया, जो कहा और जो नहीं कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण यह है कि मोदी जी ने क्या कहा और क्या हो रहा है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। मुसीबत यह है कि बीते 7 सालों में इस देश को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली एक गंगोत्री पैदा हो गई है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी वाली भाजपा। शुरुआत के 7 सालों में तमाम दलों के कथित भ्रष्टाचारी, दुराचारी, लुटेरे नेतागण भाजपा में जाकर पवित्र हो गए। अब मोदी जी के राज में काला धन भी पवित्र होकर सफेद हो रहा है। लेकिन भाजपा के इस प्रवक्ता को अगले कुछ दिन मोदी जी से छुप छुपा कर रहना चाहिए, वरना इसकी पगार तो कटेगी ही, नौकरी भी जा सकती है। देखिए, काला धन लाना आसान नहीं। अब आप ही बताइए, यही दिन देखने के लिए मोदी जी ने विल पावर बढ़ाने की बात कही थी। We will create one task force, and according to that suggestions, we'll make a law. The required amendment is necessary. We'll do the amendment, and we will bring each and every single rupee from the foreign countries, which is deposited by the Indian citizens, and which is the black money. This money is belong to the poor people of India. बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर, मीडिया संस्थान द वायर और साथ ही सबा नकवी, मोहम्मद जुबैर, राना अयूब सहित कई पत्रकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली। यह मामला एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट करने, उनकी दाढ़ी काट लेने का था। इस मामले में बुजुर्ग अब्दुल समद ने सबसे पहले 6 जून को गाजियाबाद के लोनी थाने में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की। उस शिकायत में बुजुर्ग ने कहा था कि उसे जय श्री राम और वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस शिकायत के आधार पर तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई। देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी PTI ने भी इस पर खबर चलाई, लेकिन बाद में इस घटना के तथ्य बदल गए। बुजुर्ग को पीटने वाले हिंदू मुसलमान दोनों थे। यह धार्मिक नफरत का मामला नहीं था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने चुनिंदा तरीके से कुछ पत्रकारों को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। यह सब एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि वीडियो शेयर करने वाले हर धर्म के लोग थे। ये वो नाम हैं जो सरकार के प्रति आलोचक रुख रखते हैं। पुलिस ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर आपसी भाईचारा बिगाड़ने की नीयत से बुजुर्ग का वीडियो फैलाया, जबकि यह तथ्य है कि बुजुर्ग की पहली शिकायत में वो बातें कही गई थी कि उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम कहलवाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या अब फैक्ट के आधार पर रिपोर्ट करने के लिए भी मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया जाएगा, या सिर्फ पुलिस जो कहेगी उसी की रिपोर्टिंग करनी होगी।
हिंदू मुसलमान मामलों के विशेषज्ञ चैनलों और घोघा बसंत एंकराओं ने पुलिस से सवाल पूछने की बजाय अपनी चिर परिचित शैली में उल्टा पत्रकारों पर ही हमला बोल दिया। अरे काय का फैक्ट चेकर? वो तो फ्रॉड चेकर है, आप कह रहे हो फैक्ट चेकर। सोचिए उस देश की हालत, उस देश के लोगों की हालत क्या होगी जिसमें जो व्यक्ति अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है वो खुद फेक न्यूज फैलाता है। जो लोग अपने आप को पत्रकार बताते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में और अखबारों में लेख लिखते हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं, वो लोग, वो पत्रकार फेक न्यूज फैलाते हैं। ट्विटर के डिजिटल दंगाइयों की दुकानों पर ताला कब लगेगा, पूछता है भारत। इसके बाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो को कम्युनल एंगल देने के केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर समेत 9 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन आरोपियों में खुद को फैक्ट चेकर के तौर पर पेश करने वाले कई पत्रकार भी शामिल हैं। इन एंकराओं से आप वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सरकार से, पुलिस से इनका उसी तरह गठबंधन हो चुका है जैसे बंदरिया का अपने बच्चे से होता है। बीते हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और इकबाल आसिफ तन्हा को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में जमानत दे दी। जमानत के साथ ही कोर्ट ने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई बातें कही हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ आपको बता देते हैं। UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधियों के दायरे में सिर्फ वही अपराध आते हैं जो भारत की सुरक्षा पर असर डालते हैं। कानून व्यवस्था से जुड़े साधारण मामलों में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, आतंकवाद निरोधी कानून UAPA का इतनी लापरवाही के साथ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि वो अपना महत्व ही खो बैठें। आतंकवादी गतिविधि सिर्फ उन अपराधों को कहा जाना चाहिए जिनसे कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियां सामान्य दंडात्मक कानूनों के सहारे निपट पाने में असफल रहती हैं। हर आतंकवादी एक अपराधी हो सकता है, लेकिन आप हर अपराधी को आतंकवादी करार नहीं दे सकते। राज्य में सामान्य कानून व्यवस्था को लेकर पैदा हुई स्थिति की तुलना आतंकवादी गतिविधि से नहीं होनी चाहिए। UAPA जैसे कानून जिसमें कठोर दंडात्मक प्रावधान हो, उनमें कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि विधायिका ने जिन लोगों को मद्देनजर रखते हुए यह कानून बनाया था, उन्हीं लोगों पर इसका इस्तेमाल हो। सामान्य अपराध, वो चाहे कितने भी क्रूर, हिंसक और निर्मम हो, वो UAPA के तहत नहीं आते। इसी तरह की कुछ और व्यवस्थाएं दिल्ली हाईकोर्ट ने दी। यह महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने का काम जिस मीडिया और खबरिया चैनलों का था, उनका रवैया देवांगना, नताशा और आसिफ को लेकर बेहद शर्मनाक था। उनकी गिरफ्तारी के वक्त घंटों उसने एक तरफा अभियान चलाकर इन तीनों छात्रों को लगभग आतंकवादी घोषित कर दिया था। लेकिन जब कोर्ट ने इन्हें जमानत दी और पुलिस की कार्रवाई पर कठोर टिप्पणी की, तब इन चैनलों पर अमूमन शांति छाई रही। हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि अभी इन तीनों छात्रों को सिर्फ जमानत मिली है, इनका अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। सबसे पहले न्यूज नेशन। इस चैनल ने गिरफ्तारी के वक्त तीनों युवाओं के खिलाफ लगातार जहर उगला और इस जहर खुरानी के सरगना रहे दीपक चौरसिया। हॉस्टल का पिंजरा तोड़ते तोड़ते ये लोग दंगाई कैसे बन गए? लेकिन जब कोर्ट का हालिया फैसला आया, तब यह खबर इस चैनल की हेडलाइनों में सिमट कर रह गई। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इनकी प्राइम टाइम बहसों में राग दरबारी का अनवरत पाठ जारी रहा। आम के आंसू क्यों रोए पाकिस्तान, #पाकिस्तान कब सुधरेगा। क्या तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी, क्या शर्मा जी का इंडिया टीवी और क्या ABP न्यूज, सब ने इन तीनों छात्रों की गिरफ्तारी के वक्त फर्जी पुलिसिया लीक के आधार पर इनका दानवीकरण किया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कठोर टिप्पणी की, तब इन्होंने सुविधा से चुप्पी ओढ़ ली। खुद आसिफ इकबाल ने पुलिस को ये बयान में कहा है कि उसके साथ के लोग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अब कोविड से नहीं, बल्कि कोविड के साइड इफेक्ट से डर लगता है। नताशा नरवाल ने प्रोटेस्ट पे जा रही महिलाओं से कहा था कि वो अपने साथ पत्थर, कांच की बोतल, एसिड और मिर्ची पाउडर रखे ताकि दंगों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन वैक्सीन के वायल्स में क्या भरा हुआ था? वैक्सीन थी या फिर वैक्सीन के पर ग्लूकोज या पानी या पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा दिया? सबसे तेज चैनल आज तक ने भी गिरफ्तारी के वक्त जमकर हल्ला काटा था, लेकिन इस चैनल ने हाईकोर्ट से इन तीनों कार्यकर्ताओं की जमानत के बाद एक शो किया। ये तीनों बाहर ना आए
दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस खड़ी रह गई। इस चैनल चालीसा के बाद अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। यह रिपोर्ट उन तमाम मध्यवर्गीय माँ बाप की कहानी है जो कोरोना से पैदा हुए हालात के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। यह कहानी उन तमाम बच्चों की है जो परिवार की खराब हुई माली हालत के चलते अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। स्कूल फीस चुकाने को बोल रहे हैं, वरना बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आते थे। मेरे बच्चे एक तो 87 लाया था, एक 71, अच्छे मार्क्स आते थे दोनों के। दोनों स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर दोनों बोलती थी कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, आपका कोई शिकायत नहीं है। राशन तक दूसरों से हम ले लेके खा रहे। गेहूं पड़े घर में, अभी भी परसों बाजू वाले से राशन कार्ड होता है, वो फ्री का गेहूं मंगा के हम लोग ने घर को संभाला है। तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, तो मैं कहाँ से भरूँ सर। अभी लॉकडाउन में सब अपने अपने प्रॉब्लम बताते हैं, किससे मांगने का। इसके लिए मैं अपना चुपचाप मैं घर पे रुकी। मैं क्या बोलूँ अभी आगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए आने वाले कुछ दिनों में एनएल रिसेस के एक से बढ़कर एक सेशंस होने वाले हैं। वरुण ग्रोवर, कबीर बेदी से हमारे सब्सक्राइबर बहुत जल्द बातचीत करेंगे। अगर आप भी एनएल रिसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। कोरोना अभी भी आपके आसपास ही मौजूद है। नमस्कार।